जब सेना प्रमुख के अपने सेना प्रमुख का ये बयान सुना होगा उन्होंने कि भाई हम किसी भी हालत में हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे। निपुण आलम बयान, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है संतों के साथ, चिन्मय प्रभु के साथ क्या हो रहा है, उनको फिर जमानत नहीं मिली। और आप ये देखिए कि उस वक्त अदालत में, कोर्ट में, चटगांव की कोर्ट में नारे लग रहे थे, इस्कॉन बैन करो, इस्कॉन बैन करो। तो आप ये समझिए कि वकील अदालत में इस तरह की नारेबाजी वहां पर कर रहे हैं, जमात समर्थित वकील। क्या ऐसे में बांग्लादेश में जो चिन्मय प्रभु हैं उनको राहत मिल पाएगी, उनको जमानत दे पाएंगे? क्योंकि हमारा सर्वे भी यही कह रहा है कि कट्टरपंथियों से वहां की जुडिशरी भी प्रभावित है या डरी हुई है। देखिए, बिल्कुल सही आपने जो लास्ट लाइन बोली कि जुडिशरी प्रभावित है। उन्होंने तो वहां पर प्रदर्शन कर करके जो जजेस थे उनको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया था, बाध्य कर दिया था। और जो नए जजेस वहां पर बने हुए हैं वो सब कुछ वैसे हैं जो उनके द्वारा ही वहां पर बनाए गए हैं। और जो पुराने जजेस हैं वो डरे हुए हैं कि भैया आपने जब सुप्रीम कोर्ट के ही जज को प्रेशर बना के उनको अपने त्यागपत्र देने के लिए, रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया, तो बाकी जो मेट्रोपोलिटन जो जजेस होते हैं उनकी तो कोई वैल्यू संदर्भ में रह नहीं जाती। दूसरी बात क्या थी कि जैसे अभी बात चल रही थी, जब हम बात कर रहे हैं आर्मी चीफ जो वकारुज रहमान की हम बात कर रहे हैं, मैं आर्मी चीफ जो हमारे उनके बारे में जो बांग्लादेश के, मैं थोड़ा सा उसमें बताऊंगा कि रीजन क्या है। देखिए, अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो वहां पे 31 दिसंबर को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने का था कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, और लाखों लोग को वहां पे क्या था, आपका आना था। लेकिन हुआ क्या कि हजारों लोग ही वहां पे क्या हुआ, प्रेजेंट हुए। और जो हजारों लोग प्रेजेंट हुए, माना जा रहा है कारण कि पैसे फंडिंग नहीं हो पाई आंदोलन के लिए, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए। दूसरा क्या है कि अगर आप बांग्लादेश की आर्मी को देखेंगे, और साथ में जब अभी आर्मी चीफ प्रेजेंट में है, ये कौन है, ये शेख हसीना की जो कजिन सिस्टर है उसके हस्बैंड है। और साथ ही हम देखें, जब शेख हसीना वहां से निकली, तो जब 5 अगस्त को निकली, तो उनके जो निकलने में इनका बड़ा योगदान है कि उन्होंने जहां मतलब आसानी से इजीली उनको निकालने में मदद की थी। हालांकि बाद में देखें तख्ता पलट कराने में इनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन इनको माना जाता है कि ये मौके की नजाकत को समझते हैं कि मौका क्या है, कैसी परिस्थितियां है, वैसे काम करते हैं। अब 31 दिसंबर को जो आपका आंदोलन हुआ, उसमें यही बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बांग्लादेश का उठा के फेंक दो और हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में एथोरियन पावर्स बनाई जाएगी, जिसको मोहम्मद यूनुस को, चाहे वो सेना के चीफ की पावर हो या आपका प्रेसिडेंट की पावर हो, सारी की सारी मोहम्मद यूनुस को दे दी जाए। तब उस संदर्भ में इन्होंने 3 बातें बोली है जो मेनली मुझे इनका पूरा इंटरव्यू मैंने सुना। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात है, इंटरव्यू भी किसको दिया है, इंटरव्यू दिया इन्होंने जो प्रो हसीना मीडिया आउटलेट माना जाता है, प्रोटम आलो, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया। ये वही मीडिया आउटलेट है जिसके सामने प्रदर्शन भी हुए थे जब शेख हसीना चली गई थी वहां से, यानी भारत आ गई थी। उन्होंने 3 बातें बोली। एक तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत हमारा नेबर है और चीन हमारा पार्टनर है। चीन से हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए और चीन से हमको चाहिए चीप वेपन, ये ने चीन के बारे में कहा। साथ ही भारत के बारे में उन्होंने कहा कि अगर हम भारत में किसी तरह का डिस्टरबेंस करते हैं तो हमारे यहाँ भी डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनते हैं, बिल्कुल। डिपेंडेंट ये है। निपुण, मुझे लगता है कि ये एक डायरेक्ट मैसेज था मोहम्मद यूनुस के लिए, क्योंकि वो कर रहे हैं इस तरह की हरकतें जमातियों के साथ मिलके, और वहां पे कुछ विद्रोही छात्र, जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं उस आंदोलन के पीछे बैक टू द स्टेज यही था कि वकारुज्जमा को भी हटाया जाए और राष्ट्रपति को भी हटाया जाए, और फिर उसके बाद यूनुस को राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो ये बात यूनुस अगर सुन रहे हैं तो वो समझ लें कि उनकी सेना भी उनके साथ नहीं है। इधर बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा जो है वो बड़े जोर शोर से उठ रहा है। घुसपैठियों को लेकर सियासत भी यहां पर हो रही है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीएसएफ बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद कर रही है और यह सब केंद्र सरकार का एजेंडा है। पहले सुनिए ममता बनर्जी के इस बयान को, इसके बाद बीजेपी ने इस पर कैसे पलटवार किया है यह भी आपके लिए देखना जरूरी है। यहां पर भी इस पर सियासत हो रही। এটা বিএসএফের অনেক ভেতরকার কাজ, এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ব্লুপ্রিন্ট আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লুপ্রিন্ট যদি না থাকতো এটা হতো না। আমি বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে যা করবেন আপনারা সেটাই আমাদের পথ। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज़्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या
का बन गया है। मैं अपने सर्वे के आगे के 2 सवाल भी बताता हूं, उसका रिजल्ट बताता हूं, फिर से वापस मेहमानों के पास चलेंगे। सवाल था कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब देने की बात कही है, आपकी राय। 50% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बांग्लादेश जिस तरह से कर रहा है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। 49% लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ सियासत कर रही हैं। 1% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। 5वां और आखिरी सवाल था कि ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला कि बांग्लादेश से भारत में बीएसएफ घुसपैठ करा रही है, इस पर आपकी राय क्या है? 48% लोगों ने फिर इसको कहा कि ये सियासत कर रही हैं। 47% लोगों ने कहा कि ये हिंदुस्तान में बॉर्डर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। और 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। जनरल सुधाकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह का स्टेटमेंट इन हालातों में मतलब ममता बनर्जी को देना चाहिए? और डायरेक्टली आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? अपना जो डिफेंस का फ्रंट लाइन है उस पर, कि वो घुसपैठ करा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। मैं एक फौजी होने के नाते कोई पॉलिटिकल लीडरशिप के बरखिलाफ कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूं, लेकिन हिंदुस्तान का एक रिटायर्ड सोल्जर और सिटीजन होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिक्योरिटी के मसले जो हैं, इसको ओपन मीडिया और पब्लिक डोमेन में इस तरफ चर्चा करना सही नहीं है। और इसमें मोटिवेशन, मोराल जो ट्रुप्स होते हैं सामने, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर कोई मसला है तो दूसरा कोई चैनल से या इन कैमरा क्लोज रूम डिस्कशन या पर्सनल मीटिंग जो है इंटरेक्शन के जरिए से उसको चर्चा करना चाहिए, एक हल निकलना चाहिए। नंबर 2, इसी का ही फायदा उठाते हुए मैं एक बताना चाहूँ, चाइना का एक है, मैं निपुण साहब को उससे पहले भूल ना जाऊं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वाकया किया, अपने जवाब दिए थे, लेकिन एक मैं जरूर बताऊंगा, शेयर करूंगा आपका ये क्वेश्चन का आंसर देने के बाद। चाइना का एक संस्था का नाम है यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट। ये यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट 1920-22 के दौरान ये रेज किया गया था। ये काफी स्लो फायर में चल रहा था, लिंगरिंग फायर। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब हमारा आर्टिकल 370 और 35 अल्फा एब्रोगेट हुआ पार्लियामेंट में, उसके बाद उसका बजट एलोकेशन बढ़ गया है। कोई मात्रा, एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे को याद नहीं है, बजट एलोकेशन बढ़ गया है। साथ ही 9 अगस्त 2019 को वहां पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब जाके पहुंचे थे। बड़े बड़े जो अहम मुख्य लीडर हैं चाइना के, उनके साथ मेल मिलाप करके उन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ऐसा बिना गोला फायर करके ऐसा लड़ाई शुरू कर दिया जिसकी इतना कोई जवाब नहीं मिलेगा। मिलजुल के कोई ठोस एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया था साउथ ऑफ पीर पंजाल का रेंजेस में रिवाइवल ऑफ प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि वहां पे हमारा ट्रूप डेंसिटी बहुत कम हो गया था। और साथ ही गलवान का इंसिडेंट के बाद जब एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, तो ट्रूप्स इसी इलाके से जब बाहर निकल गए, धीरे धीरे ये फैलते गया। पूंछ से रजौरी, रजौरी से आपका कठुआ, कठुआ से किश्तवाड़, फिर डोडा, और धीरे धीरे वैली फ्लोर के अंदर आने लगा ये। तो जो प्रॉक्सी वॉर कम होते जा रहा था और जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रतीक है, बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगे थे वैली फ्लोर में। 2.1 करोड़ टूरिस्ट आए थे 2023 को, और इस साल भी काफी मात्रा में आ रहे हैं। ये अगर G20 सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट आप देखिए, असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो ये हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने सोच विचार करके बांग्लादेश में आज के दिन में जो पहलू हमारे सामने नजर आ रहे हैं, इसी पहलू का एक छोटा सा अंग है, और ये थोड़े दिन के बाद बंद हो जाएगा, फिर नेपाल में शुरू होगा, फिर ये साइकिल होगा कि श्रीलंका में आ जाएगा, मालदीव। तो आपका सवाल का जवाब में सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि ये जो है, इसका रेड लाइन सरकार की तरफ से चुनना निहायती आवश्यक है। मैं खुद ही इसमें था। चाइना जब दोकलंग पे तरह आने का कोशिश किया था, 2013 से हम रेड लाइंस चुन के तैयार होके बैठे थे। जो 2017 को उनको रोका, ये 2013-14 से हम तैयारी करके बैठे थे। इसी तरह बांग्लादेश जो भी नौटंकी कर रहा है, चाहे कोई भी मदद करे, हमारा देश का इंटरेस्ट की बरखिलाफ अगर कोई चीज है तो वो चीजों का मद्देनजर रखते हुए देश के हित के लिए जो रेड लाइन है उसको चुनना चाहिए। अगर वो रेड लाइन का क्रॉस करता है बांग्लादेश, चाहे वो ISI सपोर्ट करे या चाइना सपोर्ट करे या USA सपोर्ट करे, तो जवाब देना चाहिए, चाहे ये कोवर्ट हो या ओवर्ट हो। तो क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा नाजुक का एक कॉरिडोर है, इसके ऊपर ये
कन्वेंशनल पावर नहीं है बांग्लादेश के पास। उनके पास आईसिस वाले आने लगे हैं, उनके पास मेरे खबर के मुताबिक, हो सकता है गलत हो, हमास का फुटप्रिंट होने लगा है, हकानीस का फुटप्रिंट, अलकायदा। ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये जमायती वाले उसको प्रमोट कर रहे हैं। जमायती जो सवाल आप पूछ रहे थे, ना केवल जुडिशियरी, ये लेजिस्लेशन में ऑलरेडी घुस चुके हैं। ये देखिए, forces बहुत में बहुत घुस बेसिक सी चुके चीज है जनरल साहब, आपने बताया कि जहां कट्टरपंथ हावी होगा, जहां कट्टरपंथ के दबाव में आके फैसले लिए जाएंगे, वहां ये सब चीजें पहुंचेंगी। वहां हमास भी पहुंचेगा, वहां आईसिस भी पहुंचेगा, वहां सब पहुंचेंगे, वहां आतंक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जो आप बात कह रहे हैं 100% ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो अपनी जड़ें जमाएगा, और दिख भी रहा है हमको कि अपनी जड़ें जमाता हुआ दिख रहा है। मैं निपुण आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने दो बातें कही। एक बात से तो मुझे लगता है कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा जो उन्होंने बीएसएफ को लेकर बात कही, बल्कि इसको लेकर बहुत बहुत तीखा रिएक्शन होना चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही कि बांग्लादेश को जरूरत है उसी की भाषा में जवाब देने की। अब भले ही उन्होंने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए कही हो, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ होना जरूरी है? क्योंकि जैसा कि जनरल साहब भी अभी बता रहे हैं कि हमारा पड़ोसी जितना अस्थिर होगा उसका इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, और आतंकी ताकतें वहां पर अपने पैर भी जमाएंगी। देखिए मनोज जी, बिल्कुल सही बात है। और रोहित जी, देखिए क्या था कि अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, और जो ममता बनर्जी कह रहे हैं वो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और देखिए बांग्लादेश को थोड़ा आप ध्यान से देखें, बांग्लादेश में तीन घड़े हमेशा रहे हैं। 1971 से आप देखें, एक तो प्रो इंडिया घड़ा रहा, जिसको हम कहते हैं जो मुजीबुर रहमान वाला जो घड़ा था, अवामी लीग वाला था। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो बीएनपी घड़ा है, बीएनपी यानी कि जो आपका जिया, अभी हम बात खालिदा जिया का जो घड़ा है। और तीसरा जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वो है जो पहले रजाकार, जिनको शेख हसीना ने रजाकार भी कहा, और ये वो लोग हैं जो प्रो पाकिस्तानी थे। बीएनपी की जब हम बात करते हैं तो बीएनपी एक प्रो नेशनलिस्ट आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। और जब जब वहां पर बीएनपी रहा 91 से लेके हम बात करें तब 96 तक, और दूसरा 2001 से 2006 तक, तब आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान से रिलेशन बहुत अच्छे रहे। जमात इस्लामी को बीएनपी ही अपने साथ जोड़कर पावर में लाती है, सत्ता में लाती है, मंत्री बनाती है, कई मंत्रियों को बनाया जाता है। तब से जमात इस्लामी वहां पर क्या पावर में आते हैं, नहीं तो क्या था कि जब मुजीबुर रहमान पावर में आ जाते हैं, जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल करियर वो खत्म हो जाता है। तो बांग्लादेश को जब हम देखें कि हम उसको उसकी भाषा में जवाब दें, तो मुझे डर ये लगता है कि जो वहां पे अवामी लीग, जिन्होंने सेकुलर फैब्रिक बनाए रखा, आज ठीक है कि वो कट्टरपंथियों के सामने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके प्रोटेस्ट वहां पे होने दे रहे हैं, उनके रैलियां निकलने दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में सारे लोग जो है वो आपका एंटी इंडिया बैठे हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके प्रो इंडिया हैं, इंडिया के साथ बेटर रिलेशंस में जाते हैं। और देखिए खुद जो भी हम बात करें आर्मी चीफ की, उनका जो स्टेटमेंट है, उनका कहना ये था कि हम दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, कि अगर हम भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारा चिटगांव चला जाएगा। हमारे और बहुत सारे क्या जो एरियाज है वो हमारे पास से जा सकते हैं। ये उनका क्लियर कट मैसेज था। तो हम ये देखेंगे कि आर्मी के अंदर भी दो घड़े हैं, जो प्रो पाकिस्तानी या प्रो चाइना या प्रो आपका अमेरिकन दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बड़ा घड़ा ऐसा है जो कहता है कि नहीं, इंडिया के साथ हमें चलना है, इंडिया के साथ ही हमको कॉम्प्रोमाइज करना है। रीजन क्या है कि तीन ओर से वो बांग्लादेश हमसे घिरा हुआ है। साथ हम देखें म्यांमार, अगर हम चाहें तो बांग्लादेश को, जो हमारे साथ भाई साहब बोल रहे थे, जो बैठे बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, हम जब चाहे बांग्लादेश को हॉस्टाइल कर सकते हैं, एक जेल बना सकते हैं। हमको कुछ नहीं, बे ऑफ बंगाल में जाके अपनी नेवी लगा देनी है, वहां से चोक कर देना। चारों ओर से हम लोग बैठे, 4000 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो हमारे साथ शेयर करता है बांग्लादेश। इसके अलावा म्यांमार से तो बहुत मामूली सा बॉर्डर शेयर करता है। तो बांग्लादेश किसी भी तरीके से उसकी ज्योग्राफी इजाजत नहीं देती। दूसरी बात, अभी आप देखिए कि हमने जिस प्रकार से उनको गेहूं भेजा, चावल भेजा, तमाम तरह की खाद्य सामग्री भेजी, लेकिन तो हालत वहां पे ये हो गई थी कि चावल के लाले पड़ गए थे। और ये कहा जाता है बांग्लादेश के बारे में कि चावल की कमी या चावल के रेट बढ़ना बांग्लादेश की सरकार की आफत है, सरकार गिर जाती है अगर वहां पर चावल के रेट बढ़ जाते हैं। तो जहां पर फूड का इस प्रकार से क्राइसिस हो, तमाम तरह के इश्यूज वहां पर आपका म्यांमार से जो अराकान आर्मीज है, जिसका प्रेशर आप देखेंगे कोस बाजार के अंदर, चिटगांव की तरफ, उधर की ओर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो प्रेशर को कैसे रिलीज करेगी गवर्नमेंट? तो मैं मानता हूं कि जो मोहम्मद यूनुस कार्य कर रहे हैं वो चीन के इंटरेस्ट में, अमेरिका के इंटरेस्ट में करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। वहां पे जो रेडिकल हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कामयाब इसलिए नहीं होंगे। रीजन क्या है कि एक हमारी जो ज्योग्राफिकल जो एक उनकी जो निर्भरता हमारे ऊपर है, उस निर्भरता को कैसे बदल सकते हैं? कदाचित भी बदल नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो बयान है ममता बनर्जी के,
कि बदला में भाषा में जवाब देना चाहिए। तो जब शेख हसीना थी तो उस समय तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट था, तब ममता बनर्जी ने संबंध अच्छे नहीं होने दिए। तीस्ता ठीक रिवर भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है, हमेशा आप देखेंगे। आज जो बीएनपी वहां विरोध करती है भारत का, वो ये ठीक है, कहते हैं कि ठीक गंगा है। एक वाटर आखिरी सवाल मैं जनरल सुधाकर आपसे ले रहा हूं, हालांकि आप आगे भी मेरे साथ बने रहेंगे अगली वाली डिबेट में, कि जमातियों का जिस तरीके से वहां पर प्रभाव बढ़ रहा है, बांग्लादेश में असर बढ़ रहा है, वो एक तरीके से सब कुछ अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सेना आंख बंद करके देखती रहेगी? ऐसा तो नहीं है। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर कर दिया वकारुज्जमा ने इसके जरिए। देखिए, वो अंग्रेजी में बोलते हैं एट देयर पेरिल। अगर ये उसको नजरअंदाज करते हैं, आर्मी की बात कर रहा हूँ, तो एट देयर पेरिल आज के दिन में मेरे खबर के और रिसर्च के मुताबिक, जैसे निपुण साहब अभी कह रहे थे, आर्मी भी ऑलरेडी रेडिकलाइज होने लगा है, पाकिस्तान आर्मी की तरह। ये देखिए, आज मेघालय के ऑपोजिट एक कैंप है और मिजोरम के ऑपोजिट एक कैंप है, एक कैंप त्रिपुरा के, टोटल 4 कैंप है, ऑफ एंड आई डोंट रिमेम्बर, 4 कैंप है। वो चारों कैंप में आईएसआई रोहिंग्या मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। आईएसआई वो किस्म की हथियार ला रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के जो अमेरिकन वेपन्स है वो ला के प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी जो पेनिट्रेशन है, इसकी जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है, ये कोई दिनों से, ये अभी नहीं, पिछले ये 15 साल हो गया है शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए। ये 2014-15 से हमें सुनने में मिला था कि ये हो रहा है। हम अपने सारे आर्टिकल लिखना, ब्रीफिंग करना, सरकार को बताना, जहां जहां मौका मिलता है सर्विस में होने के नाते हम अपने सीनियर को बता सकते हैं कि सर ये हो रहा है, या अनटेनेबल होने जा रहा है। सो बिल्कुल आप जो सवाल पूछ रहे हैं, कि इस सवाल के जवाब में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आर्मी को भी पता है कि अभी रेड लाइन से, वो रेड लाइन अगर पार हो जाएगा तो आर्मी के ऊपर कोई इंटरनल कू ना हो जाए, क्योंकि आज के दिन में बांग्लादेश आर्मी के अंदर 2 अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। जैसे पाकिस्तान आर्मी में प्रो इमरान खान एक पार्टी है और दूसरा पार्टी जो है दूसरे पार्टी है। ठीक, उसके अंदर और डिवीजन है, शिया सुन्नी का डिवीजन है। तो ये अलग अलग किस्म की जो है अभी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो कि बहुत डेंजरस है। अगर इसके चीफ साहब सीरियसली नहीं लेंगे, बांग्लादेश की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो हो सकता है कि मुसीबत उनके लिए सामने ना आ जाए।